चालू कर दिए। द्विघात समीकरण में सबसे पहले तो बात कर लिया जाता है बारी बारी से व्यापक रूप की। व्यापक रूप इसका क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, यह व्यापक रूप होता है। उसके बाद बात कर लिया जाता है इसको कितने तरीके से हल किया जाता है। तो किसी भी द्विघात समीकरण को सामान्यतः 3 तरीके से बताया जाता है हल करने की विधियां। कौन कौन सी है? एक है गुणनखंड विधि, एक गुणनखंड विधि है। दूसरी क्या है? सूत्र विधि है। और एक तीसरी है जिसका नाम है पूर्ण वर्ग बना करके, पूर्ण वर्ग बना। 3 विधियों के जरिए हल किया जाता है। तो हल करने बता दिया गया है गुणनखंड से भी, सूत्र से भी, पूर्ण वर्ग बना करके। ये तीनों विधियों से कोई भी सवाल हल कैसे किया जाता है बताया गया है। उसके बाद हम चल रहे हैं प्रकृति ज्ञात करने के विषय में, एक बार दोहरा देते हैं। प्रकृति, प्रकृति कैसे पता चलेगी? किसकी प्रकृति? द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति। द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति कैसे पता चलेगी? इस अनुसार पता चलेगी। कोई भी द्विघात समीकरण है, व्यापक रूप ही लिख दिया जाता है, सभी के लिए मान्य है। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इसके 2 मूल आएंगे भाई, अल्फा बीटा कुछ भी, दो मान मिल जाएंगे। जो मान मिलेंगे कैसे होंगे? प्रकृति का मतलब क्या? कैसे होंगे? समान, असमान, परिमेय, अपरिमेय, काल्पनिक, कैसे होंगे ये चीजें। तो कैसे होंगे इसका हल जानने के लिए हम लोग निकालते हैं क्या? विवितकर, जिसे अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर डी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और डी का मान क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसी पर डिपेंड है प्रकृति। डी का मान निकाल लिए तो प्रकृति पता चल जाएगी। प्रकृति, प्रकृति निकालने के लिए हमें क्या निकालना होगा? डी निकालना होगा। जब डी निकाल लेंगे, डी का मान क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। अरे भाई, ए का मान एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, बी का मान एक्स का गुणांक होता है, सी अचर पद है। इस प्रकार से तो ये हम लोग जान लिए एबीसी क्या है। डी तक नहीं जाना है, सी तक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है? डी का मान जब निकालेंगे तो 3 चीजें हो सकती हैं। 3 चीजें, डी का मान निकालेंगे तो हमारे सामने 3 ही चीजें आएंगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं आएंगी। पहली चीज तो डी का मान धनात्मक हो सकता है, धनात्मक मिल सकता है। दूसरी चीज शून्य मिल सकता है। तीसरी चीज ऋणात्मक वैल्यू मिल सकती है। इसके अलावा डी का मान कुछ नहीं आएगा। डी का मान या तो धनात्मक आएगा, या तो 0 आएगा, या तो ऋणात्मक आएगा। और इन्हीं को देखते हुए हम प्रकृति के विषय में, यानी कि उनके लक्षण के विषय में अनुमान लगा लेते हैं। अगर डी का मान धनात्मक मिल गया है तो समीकरण के दोनों मूल कैसे होंगे? असमान होंगे, असमान होंगे, परिमेय होंगे एवं वास्तविक होंगे। अगर धनात्मक मिलते हैं तो असमान, परिमेय एवं वास्तविक होंगे। अगर डी का मान निकाले 0 आ गया है तो कैसे होंगे दोनों मान? समान होंगे, परिमेय होंगे और वास्तविक होंगे। अगर ऋणात्मक आए हैं तो कैसे होंगे? असमान, अपरिमेय और अधिकल्पित होंगे, अधिकल्पित होंगे। तो 3 स्थितियों से गुजरना पड़ेगा प्रकृति ज्ञात करने के लिए। डी का मान हम निकालेंगे तो धनात्मक भी आ सकता है, शून्य आ सकता है, ऋणात्मक आ सकता है। डी का मान अगर धनात्मक आता है तो समीकरण के दोनों मूल समान, परिमेय, वास्तविक होंगे। डी का मान 0 आता है तो समान, परिमेय एवं वास्तविक होंगे। डी का मान ऋणात्मक आता है तो असमान, अपरिमेय एवं अधिकल्पित होंगे। ये चीज हुई। अब इस पर आधारित
एक सवाल लिया जा रहा है, कहा गया निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरणों में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हों। उसके दो बराबर मूल हों। सवाल यहां पर नोट है पहले से। निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हों। तो समीकरण है 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। क्या है? तो k की वैल्यू क्या होगी? k की वैल्यू क्या होगी जिससे इस द्विघात समीकरण को हल करने पर समीकरण के दोनों मूल क्या आए? बराबर आए। समीकरण के दोनों मूल क्या आए? बराबर आए। तो बराबर कब आते हैं? अभी हम बता करके आ रहे हैं तीनों बराबर कब आते हैं? जब d का मान शून्य होता है। जब d का मान क्या होता है? शून्य होता है। तो उसके पहले हम लोग a निकाल लेते हैं, b और c। a की वैल्यू क्या हो रही है? 2। b की वैल्यू क्या हो रही है? k। c की वैल्यू क्या हो रही है? 3। a का मान 2, b का मान k, c का मान 3 हुआ। d का मान निकाला जाए और d का मान क्या आना चाहिए ऐसी दशा में? शून्य। इसलिए शून्य रख दिया गया है क्योंकि निर्देश में दिया गया है निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दोनों बराबर मूल हो। इसलिए d बराबर 0 रख दिया गया है। d का फार्मूला क्या बताया गया है? b² माइनस 4ac बराबर 0। अब पुट कर दीजिए, पुटिंग दी वैल्यू ऑफ ए बी सी। ए का मान क्या है? बी का मान क्या है? सी का मान क्या है? बी का मान क्या है? यहां पर k रख दिया गया, k² माइनस 4। ए का मान क्या है? 2 है। सी का मान क्या है? 3 है। बराबर क्या हुआ? 0। k का स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8 त्रिक 24, 4 दूनी 8 त्रिक 24 बराबर क्या? 0 हुआ। और k² बराबर क्या हुआ? 24 हुआ। फिर k² बराबर 24 है तो k बराबर क्या? करड़ी आएगी, करड़ी आएगी, समझ रहे हैं? और प्लस माइनस भी लगा सकते हैं, करड़ी में प्लस माइनस 24 यही। और k बराबर क्या? प्लस माइनस 24 का अगर हम फैक्टर करते हैं तो कितना आता है? 2 दूनी 4 छंग 24, 2 दूनी 4 कितना आएगा? 8 त्रिक 24, 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24। ए मिला। इसमें से जो बाहर आएगा बाहर कर दिया जाएगा, 2 बाहर हो जाएगा, 2 3 6 अंदर रह जाएगा, यानी कि प्लस माइनस 2 करड़ी में 6। एक k की वैल्यू हो गई, ये आंसर हो गया। k का मान प्लस 2 करड़ी में 6 आ सकता है या माइनस 2 करड़ी में 6 आ सकता है। तो अगर k का मान इतना हम रखेंगे यहां पर और इसे हल करेंगे तो समीकरण के दोनों मूल बराबर ही मिलेंगे।